हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो आइए जानते हैं। और मेगास्थनीज का जो काल था वह 350 बीसी से 230 बीसी तक उनका काल रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं। मेगास्थनीज जो था यूनानी शासक का राजदूत था, जो भारत में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मतलब सम्राट अशोक के पहले। वह सेलुकस नामक यूनानी सेनापति का दूत था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर भारत की सभ्यता संस्कृति को देखकर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। वस्तुतः इंडिका की मूल प्रति खो चुकी है, लेकिन कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा इंडिका में वर्णित तथ्यों का उल्लेख अपनी अपनी पुस्तकों में किया गया है। उन्हीं पुस्तकों से मेगास्थनीज के द्वारा लिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के विद्वानों ने यूनानी पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके बाद यह सब जानकारी भारत आई। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लोगों ने उसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। 19वीं शताब्दी से लेकर आज तक भारतीय लेखकगण इसकी व्याख्या अपने अपने मनोकूल करते आ रहे हैं और अपनी बातों को शामिल कर मेगास्थनीज के तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे आज भ्रम फैला हुआ है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद एरियन नामक यूनानी लेखक ने भी एक इंडिका, जो कि एवोकिन इंडाइक नाम से पुस्तक लिखी, परंतु इसमें सिकंदर और उसके सेनापति न्यारकस की कहानी है। लेकिन कुछ वर्णन भारत के भौगोलिक व सांस्कृतिक महत्व के भी हैं। एरियन की बातें सुनी सुनाई तथ्यों पर आधारित है, जबकि मेगास्थनीज था जो पाटलिपुत्र में रहकर, मतलब पटना में रहकर, जो वर्तमान का पटना है, वस्तु स्थिति को देखने के बाद पुस्तक लिखा गया था। इन दोनों पुस्तकों का नाम समान होने की वजह से वास्तविक इंडिका के बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सामान्य लोग इन सारे तथ्यों को नहीं जानने के कारण बाद की इंडिका को ही असली समझकर बैठे हैं, जबकि पुराने इंडिका के नाम पर और उसी के अंदर लिखी हुई बातों को अपना आधार मानकर लिखी गई हैं। इस एरियन का जीवन काल ईसावाद 95 ई से 175 ईस्वी रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मूल इंडिका है उसमें कौन से वर्णित तथ्य हैं। तो जब हम मूल इंडिका को देखते हैं तो मेगास्थनीज ने अपने दृष्टिकोण से यहाँ समाज को प्रभावित करने वाले वर्ग, यानी उनके हैसियत एवं पेशे के हिसाब से तरलता के साथ बदलने वाला वर्ग, मतलब इसको 7 वर्ग में बांटा। पहला वर्ग कौन था? विद्वान वर्ग। दूसरा कृषक वर्ग, मतलब फार्मर। तीसरा पशुपालक वर्ग, मतलब चरवाहा। चौथा कारीगर। पांचवा सैनिक वर्ग और छठवा दुकानदार वर्ग और सातवां गरीब वर्ग। मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों को पतले, लंबे और हल्के शरीर वाला फुर्तीला बताया है। यहाँ के सैनिक या योद्धा कृषक या पशुपालक का बहुत सम्मान करते थे। युद्ध के दौरान फसलों और पशुओं का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। यहाँ विभिन्न पेशागत लोग रहते हैं, वे सभी यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ पर विदेशी लोगों की कोई बस्ती नहीं है। ऐसे ही यूनानी समाज के विपरीत यहाँ गुलामी प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ के सामाजिक नियम के अनुसार सभी लोगों को समान माना जाता है। कोई विशिष्ट वर्ग यहाँ पर मौजूद नहीं है,
ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। यह मेगास्थनीज की इंडिका में, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये भारत आए थे, यहाँ पर रहे थे और किताब भी लिखी थी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, यहाँ पर कहीं भी वर्ण व्यवस्था की बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ किसी भी प्रकार के वर्ग की बात यहाँ पर नहीं लिखी है। अब देखते हैं विद्वान वर्ग के बारे में। तो विद्वान वर्ग, या फिर जिसे हम फिलोसोफर्स भी बोल सकते हैं, किसी भी समाज के लोग विद्वान हो सकते थे और उस विद्वान वर्ग को सभी लोग प्रमुखता देते थे। मतलब जो विद्वान वर्ग था वह किसी भी समाज से आता था। मतलब समाज कैसा, ऐसे कृषक वर्ग जो कृषि का काम कर रहा है अलग अलग कामों की वजह से। दूसरा, कृषक वर्ग सबसे अधिक जनसंख्या इनकी है। द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था जो इन्हें राजकीय बंधनों से छूट प्राप्त थी। मतलब जो राजकीय बंधन हो गए वहाँ से छूट प्राप्त थी। राजा इन पर किसी कार्य के लिए बल प्रयोग नहीं करता था। ये गांव में रहते थे और किसी कार्यवश शहर से आते जाते थे। ये उपज का चौथा भाग राजकोष में स्वराजस्व के रूप में देते थे, मतलब टैक्स देते थे। तो यहाँ पर कृषक वर्ग की बात हो रही है। आगे जब हम बात करते हैं तो जो है पशुपालक वर्ग, मतलब पशुपालक व शिकारी, ये लोग गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पशु पक्षियों का शिकार करते थे। यह समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण वर्ग था, लेकिन जाति प्रथा नहीं थी। चौथा, कारीगर वर्ग, ये किसानों के खेती के औजार के साथ साथ युद्ध के हथियार भी बनाते थे। ये करों से मुक्त थे, मतलब इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और इन्हें राज्य से वेतन मिलता था। तो इनसे राज्य से वेतन ही मिलता था इनको। पांचवा जो वर्ग है यह है सैनिक वर्ग। कृषकों के बाद इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इनके पास घोड़े और हाथी होते थे। इन्हें राजा से नियमित वेतन मिलता था, सैलरी मिलती थी। छठा जो वर्ग था वह था राजकीय कर्मचारी, जो सभासद और कर निर्धारक, मतलब काउंसलर्स एंड असेसर्स, ये लोग उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त होते थे। विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय व वित्तीय कार्य करते थे। तो इस प्रकार से समाज बटा हुआ था, लेकिन इसमें कहीं भी जाति व्यवस्था या फिर ब्राह्मण नाम का कोई जीव परजीवी नहीं था। और ना ही मेगास्थनीज की इंडिका में यहाँ पर चाणक्य का कहीं जिक्र है, जो कि बताते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब उस टाइम पे स्थापना की थी इसकी मौर्य वंश की, जो कि यहाँ पर बात गलत साबित होती है। यहाँ पर ना तो ब्राह्मण था और ना ही यहाँ पर कोई चाणक्य था। नोट, उस समय सारा वर्ग तरल था, मतलब यानी कि कोई भी वर्ग अपने अनुभव और कार्य के आधार पर किसी भी वर्ग में जा सकता था। लेकिन आज ये सारा वर्ग तरल से ठोस में बदलकर वर्ण, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में बदल गया, जो मरणोपरांत ही खत्म होता है। और जो इसका जो स्रोत है, मतलब सोर्स है, ये मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के तत्वों का उल्लेख, जो कि डायोडोरस सेलुकस, स्ट्रैबो भूगोल का लेखक, और प्लिनी तथा एरियन की इंडिका में भी मिलता है। साथ ही साथ मेगास्थनीज द्वारा वर्णित तथ्यों को जे.एस. मैकरेंडल ने एकत्रित कर पुस्तक का रूप दिया है, तो हम मूल पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक हमने पढ़ा है, छोटी सी जानकारी ली है, यहाँ पर कहीं भी चाणक्य का, ब्राह्मण का
नामो निशान नहीं मिलता, ना ही जाति व्यवस्था मिलती है। और जो भी मेगास्थनीज ने बातें की हैं उनको पुरातात्विक आधार पर साबित भी किया गया है। तो कोई यहाँ पर कपोल कल्पित ऐसी बातें नहीं है। जो भी मेगास्थनीज ने बोला वह साबित भी हुआ है कुछ चीज़ें। तो यह हमारा वीडियो था मेगास्थनीज पर। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप लोग चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।